नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के कुछ बेहद रोमांचक और क्रांतिकारी आविष्कारों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे उन आविष्कारों की जिन्होंने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि जिस कंपनी ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाई, उसकी शुरुआत सिर्फ $28,000 के साथ हुई थी? ये कहानी है हेनरी फोर्ड और उनकी फोर्ड मोटर कंपनी की, जिसने न केवल कार निर्माण को बदल दिया बल्कि पूरी दुनिया को चलना सिखाया। 1903 में अमेरिकी इंजीनियर हेनरी फोर्ड और उनके 11 साझेदारों ने फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत की। यह कंपनी शुरुआत में डेट्रॉइट की एक छोटी सी औद्योगिक इमारत में संचालित होती थी, लेकिन जल्द ही फोर्ड मोटर कंपनी सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई और दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों में से एक बन गई। शुरुआती 15 महीनों में फोर्ड ने 1700 कारें बनाईं और 1914 तक दुनिया की आधी कारें फोर्ड द्वारा बनाई जा रही थीं। इस सफलता का कारण था हेनरी फोर्ड का इनोवेशन, मूविंग असेंबली लाइन। इस तकनीक ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया और आधुनिक ऑटोमोबाइल निर्माण का आधार तैयार किया। 1908 में फोर्ड ने अपना सबसे प्रसिद्ध मॉडल टी लॉन्च किया। इसे टिन लिजी के नाम से जाना गया। अगले 19 सालों में इसकी 15 मिलियन से अधिक यूनिट्स बिकीं। इसका कारण था इसकी कम कीमत, भरोसेमंद डिजाइन और आसान संचालन। मॉडल टी को डिजाइन करने वालों में से एक थे हंगरी में जन्मे जोसेफ ए गैलम। उन्होंने इस मॉडल के साथ साथ कंपनी के अन्य इनोवेशंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मॉडल टी में 4 सिलेंडर इंजन था जो 20 हॉर्स पावर का उत्पादन करता था। इसमें गियर स्टिक, थ्रेडेड स्पिंडल स्टीयरिंग और बिना शॉक एब्जॉर्बर के गियर शामिल थे। 1910 में इसमें विंड स्क्रीन और स्पीडोमीटर भी जोड़े गए। तब लागत कम रखने के लिए यह कार केवल काले रंग में उपलब्ध थी। फोर्ड का यह कदम इस मॉडल को लोगों तक पहुंचाने में सफल साबित हुआ। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल निर्माण, परिवहन और उद्योग में क्रांति ला दी, दुनिया के सबसे अमीर और प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक बन गए। उनकी कंपनी आज भी फोर्ड परिवार द्वारा चलाई जा रही है। फोर्ड मोटर कंपनी का सफर दिखाता है कि नवाचार और एक बेहतर भविष्य के लिए सही दृष्टिकोण से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक विरासत है। फैक्ट नंबर 2। जल चक्कों का अनोखा इतिहास, वाटर मिल्स एक्सप्लेन्ड। क्या आप जानते हैं कि जल चक्कों ने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कितना बड़ा योगदान दिया है? आज हम आपको जल मिलों और उनके यांत्रिक चक्कों के अद्भुत इतिहास के बारे में बताएंगे, जो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने वाले पहले उपकरणों में से एक थे। प्राचीन काल से मनुष्य ने मानव और पशु श्रम शक्ति को पूरक बनाने के लिए प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास किया। जल मिलें, जो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने वाले पहले यांत्रिक उपकरण थीं, तेज बहने वाली नदियों और धाराओं पर बनाई जाती थीं। पानी के स्तर और प्रवाह की गति को नियंत्रित करने के लिए विशेष नहरें और स्लुइस बनाए जाते थे। इन मिलों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जल चक्का। यह एक बड़ा खड़ा हुआ लकड़ी का पहिया होता था, जिसे एक क्षैतिज धुरी पर लगाया जाता था। प्राचीन काल में जल चक्कों का उपयोग शुरू हुआ, लेकिन यह मध्य युग में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए। जल चक्कों को पहिए के ब्लेड पर पानी के पड़ने के स्थान के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। 1. अंडरशॉट जल चक्का। 2. ओवरशॉट जल चक्का। 3. ब्रेस्ट शॉट जल चक्का। इन सभी प्रकारों में पानी पहिए के बाहरी किनारे पर लगे ब्लेड के खिलाफ बहता था और इसे घुमाने की शक्ति देता था। जल चक्के की ताकत गियर और धुरी के माध्यम से मिलस्टोन तक पहुंचाई जाती थी। मिलस्टोन मिल की ऊपरी मंजिल पर एक आवरण में रखे होते थे। अनाज को हूपर के माध्यम से मिलस्टोन में डाला जाता था, जहां यह पिसने के बाद स्लाइड या धुरी के माध्यम से भंडारण चेस्ट में स्थानांतरित किया जाता था। जल चक्कों का सबसे सामान्य उपयोग अनाज की मिलों में होता था, लेकिन यह केवल अनाज तक ही सीमित नहीं था। ये लोहे की भट्टियों, आरा मिलों और खदानों में भी उपयोग किए जाते थे।
जल चक्के न केवल मानव इतिहास में तकनीकी नवाचार का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाते हैं कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि भाप की शक्ति ने कैसे परिवहन और उद्योग में क्रांति ला दी? आज हम आपको बताएंगे स्टीम इंजन के विकास की अद्भुत कहानी। भाप की शक्ति प्राचीन विद्वानों को लंबे समय से ज्ञात थी, लेकिन इसे 17वीं सदी से ही कार्य के लिए उपयोग में लाया गया। 17वीं और 18वीं सदी में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने स्टीम इंजन पर प्रयोग शुरू किए। इन प्रयोगों ने 19वीं सदी की शुरुआत में स्टीम इंजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। स्टीम इंजन के सुधारों ने जल परिवहन को स्टीम बोट्स के आगमन से और भूमि परिवहन को स्टीम लोकोमोटिव्स से क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। 19वीं सदी में स्टीम लोकोमोटिव्स सार्वजनिक और माल परिवहन का एक अपरिहार्य साधन बन गए। इन्हें लगातार बेहतर किया गया। क्या आप जानते हैं स्टीम इंजन कैसे काम करता है? यह गर्मी की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। फायरबॉक्स में कोयला जलाया जाता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। इस गर्मी से धुआं और गर्म गैसें फायर ट्यूब्स में प्रवेश करती हैं और पानी को गर्म करके भाप बनाती है। यह भाप स्टीम इंजन में स्थानांतरित होती है, जहां पिस्टन की रेखीय गति को पहियों की घुमावदार गति में बदला जाता है। 20वीं सदी के मध्य तक स्टीम लोकोमोटिव्स को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स ने बदल दिया, लेकिन आज भी स्टीम इंजन का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है। भाप की शक्ति ने मानवता को एक नई दिशा दी। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी प्रगति का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 4, ओकटोगन बुडापेस्ट का ऐतिहासिक चौराहा। यह अष्टकोणीय चौराहा हंगरी की राजधानी में स्थित है और इसके इतिहास और वास्तुकला में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ओकटोगन एक अष्टकोणीय चौराहा है जो बुडापेस्ट के दिल में स्थित है। यह दो प्रसिद्ध सड़कों ग्रैंड बुलेवार्ड और एंड्रासी एवेन्यू के संगम पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस स्थान पर पहले एक गहरा गड्ढा हुआ करता था? 1970 के दशक की शुरुआत में शहर के पुनर्गठन कार्यक्रम के दौरान उस गड्ढे को भर दिया गया और इस क्षेत्र को एक व्यस्त शहरी स्थान में बदल दिया गया। उसी दशक के अंत तक एंड्रासी एवेन्यू, जो आज अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है, यातायात के लिए खोल दिया गया था। आज के समय में ओकटोगन में बड़ी मिश्रित शैली की इमारतें हैं, जो इसे उसकी विशिष्ट आकार और पहचान देती हैं। ये इमारतें प्रत्येक अपनी अनोखी शैली में चौराहे को घेरती हैं, जिससे यह बुडापेस्ट का एक प्रमुख स्थल बन जाता है। समय के साथ इस चौराहे का नाम कई बार बदला है। इसे एक समय मुसोलिनी स्क्वायर और बाद में नवंबर 7 स्क्वायर भी कहा गया था, लेकिन अंत में इसका मूल नाम ओकटोगन फिर से बहाल किया गया। आज भी ओकटोगन बुडापेस्ट के शहरी जीवन का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। यह दो प्रमुख सड़कों को जोड़ता है और यहाँ पर स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों आते हैं। चाहे आप बस यहाँ से गुजर रहे हों या इसकी वास्तुकला का आनंद ले रहे हों, ओकटोगन बुडापेस्ट के जीवंत इतिहास का एक अहम हिस्सा है। फैक्ट नंबर 5, 1960 में U.S नेवी ने हल्के अवलोकन हेलीकॉप्टर के लिए निविदा जारी की। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेल टेक्स्ट्रॉन ने बेल 206 हेलीकॉप्टर को तैयार किया। हालांकि बेल टेक्स्ट्रॉन यह प्रतियोगिता नहीं जीत सका, लेकिन उसने अपने हेलीकॉप्टर को और विकसित किया और इसे बाजार में उतारा। यही था बेल 206 जेट रेंजर्स का जन्म, जो आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित और सफल हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। बेल 206 का एक बड़ा संस्करण भी है, जिसे 206 लॉन्ग रेंजर्स कहा जाता है। यह अधिक यात्रियों को वहन करने में सक्षम है और अक्सर इसका इस्तेमाल एक बचाव हेलीकॉप्टर के रूप में किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को पायलट के अलावा वहन कर सकता है और यदि इसका उपयोग बचाव कार्यों में किया जाता है तो इसमें 2 स्ट्रेचर और 2 अतिरिक्त सीटों की क्षमता होती है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर के उड़ने के तरीके की। हेलीकॉप्टर में मुख्य रोटर घूमा करता है, जो एक बल उत्पन्न करता है, जिसे डायनामिक लिफ्ट कहते हैं।
यह बल रोटर की घूर्णन गति और पंखों के कोण पर निर्भर करता है। जब घूर्णन की गति स्थिर रहती है तो पंखों के कोण को बढ़ाकर लिफ्ट बढ़ाई जा सकती है, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है। जब पंखों का कोण कम किया जाता है तो हेलीकॉप्टर नीचे आता है। इसके अलावा मुख्य रोटर की घूर्णन गति हेलीकॉप्टर पर एक टॉर्क उत्पन्न करती है, जिससे विमान विपरीत दिशा में मुड़ता है। इस घटना को टॉर्क रिएक्शन कहा जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए हेलीकॉप्टर के पूंछ में एक पूंछ रोटर होता है, जो टॉर्क रिएक्शन का विरोध करके हेलीकॉप्टर को स्थिर बनाए रखता है। डायनामिक लिफ्ट को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस के माध्यम से गुजरती है तो इसके चारों ओर द्रव की गति बदल जाती है। पंख या रोटर के आकार के कारण हवा पंखों के ऊपर से तेज बहती है और नीचे धीमी गति से बहती है। तेज बहती हवा का दबाव कम होता है, जबकि धीमी गति से बहने वाली हवा का दबाव अधिक होता है, जिससे पंखों के नीचे दबाव अधिक होता है और एक ऊर्ध्वाधर बल उत्पन्न होता है जो हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाता है। इसके अलावा न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब घूर्णनशील पंख हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं तो हवा भी पंखों पर समान परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर बल डालती है। यह भी डायनामिक लिफ्ट का हिस्सा है। हवा द्वारा उत्पन्न बल रोटर के तल से लंबवत होता है। अगर यह तल क्षैतिज है तो बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है, लेकिन अगर यह तल झुका हुआ है तो यह बल दो घटकों में विभाजित हो जाता है। क्षैतिज घटक जो थ्रस्ट होता है और ऊर्ध्वाधर घटक जो लिफ्ट होता है। इस प्रकार हेलीकॉप्टर का मूवमेंट रोटर के तल के झुकाव के कोण पर निर्भर करता है। फैक्ट नंबर 6। आज हम बात करेंगे H-74 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसे अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया गया था। यह हेलीकॉप्टर 27 में अपनी पहली उड़ान के बाद से दुनिया भर में कई देशों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। H-4 मीटर है। यह हेलीकॉप्टर ट्विन टरबाइन इंजनों से लैस है, जिनकी प्रत्येक का आउटपुट 1690 हॉर्स पावर है। इसका अधिकतम टेक-ऑफ वजन 10 टन है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी ताकत इसकी अग्निशक्ति है। यह हेलीकॉप्टर एंटी टैंक, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। साथ ही इसमें 30 मिलीमीटर की चेन गन भी है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एक अत्यधिक प्रभावी और शक्तिशाली वाहन बनाती है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसके सेंसर और रडार प्रणालियां। नोज माउंटेड सेंसर और मुख्य रोटर माउंटेड रडार इसके युद्ध में प्रभावशीलता को और बढ़ाते हैं। ये उपकरण हेलीकॉप्टर को युद्ध क्षेत्र में बेहतर स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे यह शत्रु के खिलाफ अधिक सटीक और प्रभावी हमले कर सकता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर में कुछ नुकसान भी हैं। इनमें इसकी जटिल नियंत्रण प्रणाली, पायलटों को प्रशिक्षित करने में समय लगना और कुछ विशेष हथियारों के खिलाफ इसकी सुरक्षा की कमियां शामिल हैं। कई मौकों पर यह सुरक्षा अपर्याप्त साबित हुई है। आज भी देश भर में सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। इसे कई सैन्य संघर्षों में तैनात किया गया है और इसकी प्रभावशीलता ने इसे युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण टूल बना दिया है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि पहले हेलीकॉप्टर की उड़ान पूरी तरह से अस्थिर और स्टीयर करने में कठिन थी? आज हम आपको बताएंगे 1928 में ऑस्कर ओशबोट द्वारा किए गए हेलीकॉप्टर प्रयोगों के बारे में, जो एक नए युग की शुरुआत थे। मेन कंटेंट: ऑस्कर ओशबोट ने 1928 में अपने H-1 हेलीकॉप्टर पर प्रयोग किए। यह हेलीकॉप्टर शांत मौसम में ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने में सक्षम था, लेकिन यह स्टीयर करने योग्य और स्थिर नहीं था। इसे जमीन से रस्सियों के माध्यम से स्थिर किया गया था। AH-1 हेलीकॉप्टर पेट्रोजी कारमैन जुरोवेट्ज PKG-Z मॉडलों पर आधारित था, जिनके प्रोपेलर को ऑस्कर ओशबोट ने डिजाइन किया था। पहला PKG-Z मॉडल 1918 में पूरा हुआ था और दूसरे मॉडल ने उसी साल 50 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। इसके बाद थियोडोर वॉन कारमैन ने गणना करके बताया
कि कठोर प्रोपेलर हेलीकॉप्टर को स्टीयर करने और स्थिर रखने के लिए उपयुक्त नहीं होते। इस वजह से उन्होंने पीकेजेडी मॉडल का विकास बंद कर दिया। लेकिन ओशबोट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा। उनकी संरचनाएं 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल रहीं, लेकिन वे स्थिर नहीं हो पाईं। आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर पीकेजी और एचए मॉडलों से काफी अलग हैं। इन हेलीकॉप्टरों में लचीले ब्लेड वाले हिंग्ड रोटर होते हैं, जो हेलीकॉप्टर को स्थिर और स्टीयर करने योग्य बनाते हैं। फैक्ट नंबर 8, ऑटो लिलिएंथल, आधुनिक हैंग ग्लाइडिंग के पिता ऑटो लिलिएंथल की तस्वीर। आज हम ऑटो लिलिएंथल के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से आधुनिक उड़ान के रास्ते खोले। ऑटो लिलिएंथल और उनके भाई गुस्ताव ने पक्षियों की उड़ान का अध्ययन किया। इस अध्ययन से उन्होंने उड़ान के 3 मूल तत्वों को पहचाना: लिफ्ट, थ्रस्ट और स्टीयरिंग। शुरुआत में ऑटो और गुस्ताव ने फ्लैपिंग विंग मॉडल बनाए, लेकिन कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने ग्लाइडर बनाने का निर्णय लिया। 1974 से पहले ऑटो और उनके भाई ने कई ग्लाइडर मॉडल बनाए। अपने भाई के परियोजना को छोड़ने के बाद भी ऑटो ने योजना बनाना, ग्लाइडर बनाना और खुद से उड़ान भरना जारी रखा। ऑटो की पहली उड़ानें एक ऊंचे स्थान से हवा के खिलाफ दौड़ने से शुरू हुईं और सुधारों के बाद उन्होंने 300 मीटर तक उड़ान भरने में सफलता प्राप्त की। 1991 में बने मोनोप्लेन ग्लाइडर को शरीर के वजन को स्थानांतरित करके नियंत्रित किया जाता था। हालांकि यह संरचना मुश्किल से स्टीयर हो पाती थी, क्योंकि इसे केवल पायलट के पैरों को हिलाकर नियंत्रित किया जा सकता था। लिलिएंथल के ग्लाइडर आधुनिक हैंग ग्लाइडरों के पूर्ववर्ती बने, जिन्होंने मानव उड़ान के भविष्य को प्रेरित किया। लिलिएंथल ने एक बार कहा था, एयरप्लेन का आविष्कार करना कुछ नहीं है, उसे बनाना कुछ है, लेकिन उड़ना सब कुछ है। उनकी दृढ़ निष्ठा और नवाचार ने विमानन पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। ऑटो लिलिएंथल हमेशा आधुनिक हैंग ग्लाइडिंग के पिता के रूप में याद किए जाएंगे। फैक्ट नंबर 9, पहला दर्ज किया गया स्टीम इंजन हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया द्वारा आविष्कृत योला पाइल था। यह प्रारंभिक आविष्कार एक क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करता है। हालांकि असली प्रगति 17वीं सदी में हुई, जब डेनिस पापिन ने पहला स्टीम इंजन विकसित किया, जिसमें एक सुरक्षा वाल्व था। इस नवाचार ने भाप शक्ति को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बना दिया। इसी समय के आसपास थॉमस सेवरी और थॉमस न्यूकोमन ने इंग्लैंड में औद्योगिक उपयोग के लिए पहले स्टीम मशीनों का निर्माण किया, मुख्य रूप से खदानों से पानी निकालने के लिए। फिर आए जेम्स वॉट, एक स्कॉटिश इंजीनियर और आविष्कारक, जिन्होंने स्टीम इंजन में क्रांतिकारी बदलाव किए। वॉट के सुधारों ने इंजन के उपयोग के दायरे को बढ़ाया और इसे कहीं अधिक प्रभावी बना दिया। वॉट के डिजाइन में एक बॉयलर था, जो पानी को गर्म करता और भाप उत्पन्न करता, जिसे फिर पिस्टन को चलाने के लिए एक स्टीम पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता था। इस भाप की ऊर्जा को ऊर्ध्वाधर गति में बदला जाता था, जिसे फिर घूर्णन गति में बदला जा सकता था। जो इंजन पहले केवल खदान पंपों को शक्ति देने के लिए उपयोग किया जाता था, अब वॉट के सुधारों के कारण इसे विभिन्न औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाने लगा। वॉट ने अपनी पहली प्रयोगशाला में ग्लासगो विश्वविद्यालय में अपने पहले प्रयोग किए। बाद में निवेशकों के समर्थन से उन्होंने एक समृद्ध कंपनी स्थापित की, जिसने हजारों स्टीम इंजन बनाए। वॉट का एक महत्वपूर्ण नवाचार बाहरी कंडेंसर का उपयोग था, जो भाप को पानी में परिवर्तित करता और पुनः उपयोग के लिए इसे वापस लाता। इस सुधार ने स्टीम इंजन को और अधिक आर्थिक बना दिया। जेम्स वॉट के काम ने आधुनिक औद्योगिक मशीनरी की नींव रखी और इतिहासकारों का मानना है कि उनके पहले पेटेंट का पंजीकरण 1769 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी। उनका आविष्कार नई संभावनाओं के द्वार खोलने के साथ इतिहास की दिशा को बदलने का कारण बना। फैक्ट नंबर 10, कोयला खनन का इतिहास मानव सभ्यता की शुरुआत से जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़े बदलाव औद्योगिक क्रांति के दौरान 18वीं सदी के अंत में आए। कोयला से चलने वाले स्टीम इंजन के उदय के साथ कोयले की मांग बहुत तेजी से बढ़ी, जिससे उद्योगों के काम करने का तरीका बदल गया
और खनन की नई संभावनाएं खुली। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति फैली, वैसे वैसे इंग्लैंड में अधिक से अधिक कोयला खदानें खोली गईं। कोयले की बढ़ती मांग ने नई खनन तकनीकों का विकास किया, जैसे कि ओपन पिट खनन, भूमिगत खनन और पानी के नीचे खनन। यहाँ 19वीं सदी में भूमिगत खनन क्षैतिज सुरंगों के माध्यम से किया जाता था, जिन्हें ड्रिफ्ट कहा जाता था, और ऊर्ध्वाधर सुरंगों के माध्यम से, जिन्हें शाफ्ट कहा जाता था। इन खदानों को संरक्षित करने के लिए बीम और खंभों का इस्तेमाल किया गया था। कामकाजी श्रमिक कोयला खींचने के लिए चक्की का इस्तेमाल करते थे और इसे बाल्टियों या बग्घियों में एकत्र किया जाता था। फिर इन बग्घियों को घोड़े या श्रमिकों द्वारा सतह तक लाया जाता था। कोयला खदानों में बाल श्रमिकों का उपयोग आम था, क्योंकि उन्हें कम वेतन मिलता था और काम की जगह छोटी होती थी। वे इस खतरनाक और शारीरिक रूप से कठिन काम को करते थे, अक्सर 10 से 12 घंटे एक दिन में। खनन क्षेत्रों को अक्सर संकीर्ण गेज रेलवे द्वारा जोड़ा जाता था, जिसका उपयोग कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता था। हालांकि कोयला खनन ने औद्योगिक क्रांति को शक्ति दी, लेकिन इसके साथ पर्यावरण पर गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़े। गैर नवीकरणीय खनिजों का दोहन प्राकृतिक पर्यावरण पर एक क्रूर प्रभाव डालता है। कोयला खनन का इतिहास यह दर्शाता है कि कैसे एक संसाधन ने सदियों तक उद्योगों को शक्ति दी, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण और श्रमिकों पर भारी बोझ डाला। आज हम साफ और अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोयला खनन का प्रभाव हमेशा मानव प्रगति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा।